आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप रोज का काम रोज कर रहे होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट। किस बुक का? स्टैटिस्टिक्स का नहीं, आज हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। जी हाँ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने रिवीजन के लिए यहाँ लिखे हैं। एक्चुअली इसकी मैं ऑल वीडियोस जो है आपको पहले ही प्रेजेंट कर चुका हूँ बनाकर। अब मैं कराने वाला हूँ इसकी रिवीजन, और इस रिवीजन में मैं आपको कराऊंगा इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने आया है वो है डिफाइन इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर इन विच वी एलोकेट द स्केयर रिसोर्सेज in such a manner that each and every sector of the universe or each and every sector of the society can get the maximum benefit। जी हाँ, इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसके अंदर हम स्केयर रिसोर्सेज को बांटते हैं और बंटवारा भी उन रिसोर्सेज का, एलोकेशन भी उन रिसोर्सेज का इस प्रकार से करते हैं कि हर सेक्टर को लाभ मिले। मान लीजिए आप कंज्यूमर हैं, तो कंज्यूमर का फर्ज क्या है? कंज्यूमर का क्या मन करता है? वो उसका मन करता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। तो एज ए कंज्यूमर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। जब आप प्रोड्यूसर के रूप में होते हैं तो प्रोड्यूसर का उद्देश्य होता है, उसका पर्पस है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। जी हाँ, तो यहाँ उसको एज ए प्रोड्यूसर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अगर आप एज ए नेशन सोचते हैं तो एज ए नेशन के रूप में आपको अधिकतम देश का आर्थिक कल्याण मिलना चाहिए, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिलना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जहाँ के रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाता है, वो भी इस तरह से ताकि उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सके और सभी सेक्टर्स जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या प्रॉफिट या इकोनॉमिक वेलफेयर दिलाया जा सके। अगला क्वेश्चन है डिफाइन स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मेरे बच्चों मतलब होता है लिमिटेड या लैक ऑफ, किसी एक चीज की कमी होना। आप तो जानते हैं कि इस दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। तो स्कैर्सिटी शब्द से हमारा अभिप्राय यहाँ पर किसी एक चीज की लैक ऑफ रिसोर्सेज से है। यहाँ हमारा मतलब है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, अर्थात रिसोर्सेज का अभाव होता है, उनका ठीक ढंग से प्रयोग करना चाहिए। तो स्कैर्सिटी का मतलब है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वो बड़े स्केयर होते हैं, इनका ढंग से इस्तेमाल करें ताकि जिस भी जगह इसका इस्तेमाल करें उससे मैक्सिमम आउटपुट आ सके। तीसरी बात, व्हाट इज मींट बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से आप क्या समझते हैं मेरे बच्चे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चॉइस करने की प्रॉब्लम। समझाना चाहता हूं आपको। आप जानते हैं रिसोर्सेज अनलिमिटेड है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड वांट्स इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पूरी की जा रही है। जब इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करते हैं और अनलिमिटेड में से कुछ वांट्स जो बहुत जरूरी हैं उनको हम पहले पूरा कर लेते हैं और रेस्ट को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। दोबारा बताना चाहता हूं, हमारी वांट्स होती हैं अनलिमिटेड, रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड, इसीलिए हम लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए हमें चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी वांट्स जरूरी हैं उनको हम आज ही पूरा कर लें, रिसोर्सेज से, अवेलेबल रिसोर्सेज से आज ही पूरा कर लें, और कुछ ऐसी वांट्स होंगी जिन्हें फ्यूचर के लिए स्थगित किया जा सकता है, फ्यूचर के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है, उन्हें आगे टाला जा सकता है, तो उन्हें नियर फ्यूचर में हम जो है वो प्राप्त कर लेंगे। मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन है मेरे पास। तो इस समय जो चुनाव की समस्या पैदा होती है उसी चुनाव की समस्या को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कह देते हैं। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसी परिवार के सामने आए तो एक सिंपल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, एक परिवार की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर ये देश के सामने आ जाए तो ये प्रॉब्लम देश की सेंट्रल प्रॉब्लम के नाम से जानी जाती है। स्टेट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। रिसोर्सेज का मतलब है जो साधन आपके पास उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। रिसोर्सेज की दो विशेषताओं में बताता हूं। रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड है यानी कि स्केयर है, दूसरा इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, इसके वैकल्पिक प्रयोग हैं। समझाने की कोशिश करता हूं। लिमिटेड कैसे? दूध है, हम अपने घर में दूध जो है एक लिमिटेड मात्रा में लेते हैं और उस दूध के बहुत सारे उपयोग हैं। जी हाँ, जब हम दूध खरीदते हैं तो 2 किलो 3 किलो परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से जो है हम दूध खरीदते हैं। दूध एक लिमिटेड रिसोर्स है अगर, और इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है। इससे कड़ बनाई जा सकती है, इससे चीज़ बनाया जा सकता है, इसे पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे चाय बनाई जा सकती है, बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है। जब दूध सस्ता होता है तो हम ज़्यादा मात्रा में खरीद पाते हैं, सभी जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब दूध महंगा होता है
तो उसका लिमिटेड यूज़ किया जाता है, या तो घर के बच्चों को या बूढ़ों को दूध पीने के लिए दिया जाता है, या फिर बच जाता है उससे तो हम लोग उससे घर की छोटी मोटी और अल्टरनेटिव यूजेस जो है उनमें उनको लगा सकते हैं। तो कोई भी रिसोर्स हो उसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी एक लिमिटेड रिसोर्स है, सस्ती होती है तो हम उससे बहुत सारे उपकरण जो है वो चला सकते हैं, और अगर महंगी होती है तो उसका केवल लिमिटेड यूज़ होता है रोशनी करने के लिए और कमरे में हवा करने के लिए पंखा या कूलर चलाया जा सकता है, जिससे वो इंसान जो है वो अपना नींद कर सके पूरी अपनी। और अगर सस्ती है तो उसके बहुत सारे चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है उसे, और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे उपकरण हैं जिसमें उनको यूज़ किया जाता है। तो मेरे बच्चे, रिसोर्सेज जो हैं इस धरती पे लिमिटेड हैं और उनके उपयोग अनलिमिटेड हैं, मतलब बहुत सारे वैकल्पिक उपयोग होते हैं, तो उनको इस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए कि उनका मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक रीजनिंग ऑफ द यूज ऑफ रिसोर्सेज। कहीं मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर इसका जवाब तो दे दिया है बेटा। पिछला क्वेश्चन था कि रिसोर्सेज का इकोनॉमिक रीजनिंग यूज करना चाहिए। जी हाँ, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करना चाहिए। हमें रिसोर्सेज को इस प्रकार से लगाना है कि प्रॉफिट की संभावनाएं मैक्सिमम हो, उसको हम मैक्सिमम यूज कर सकें, उससे मैक्सिमम फायदा ले सकें और अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सकें। बिल्कुल हमें रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना है, उससे फ़ायदा उठाना है, जितना हो सके हम उस रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है मेरे बच्चों? जब एक बात बताई जाती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, अब वांट्स को पूरा करना इन्हीं रिसोर्सेज के साथ, ठीक है, और फिर क्या होगा, हमें चुनाव करना पड़ेगा कि वांट्स तो बहुत सारी हैं, जो जरूरी वांट्स हैं उनको हम आज पूरा करेंगे और जो गैर जरूरी हैं जिन्हें आगे फ्यूचर में डाला जा सकता है उन्हें हम आगे फ्यूचर में पूरा करेंगे। तो जिन वांट्स को आज हम पूरा करने की इच्छा रखते हैं उनके जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, तब हमें चुनाव करना पड़ता है इन दोनों के बीच में। जो टोटल वांट्स हैं इनमें से कौन सी आज पूरी होनी है और कौन सी आगे के लिए पोस्टपोन कर दी जानी है। इस चुनाव को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी ये होती है रिसोर्सेज से संबंधित, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस बेस्ट यूज में करना है उसमें चुनाव करना पड़ता है। कौन सी ऑप्शन जो है हमें बेस्ट चुनाव का मौका देती है, कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसमें हमारी वर्तमान जरूरतें ये हैं, हम उसको पूरा कर लें। इसी प्रॉब्लम को हम चुनाव की समस्या को, चुनाव करने को ही हम चुनाव की समस्या कहते हैं, इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के नाम से जाना जाता है। 7वां क्वेश्चन है अगला, व्हाई डज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइजेस होती है? बात वहीं घूम के आ जाती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस होने के दो कारण हैं, एक तो है लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड इट्स अल्टरनेटिव यूजेस, एंड इट्स इसी एक में कर दिया मैंने अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज सीमित मात्रा में होते हैं और इनके बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे दही के, दूध के बहुत सारे उपयोग बता दिए थे मैंने, बिजली के बहुत सारे उपयोग बता दिए थे, ठीक है। दूसरा, वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। ये दो वो चीजें हैं जिनके अंदर हमें चुनाव की समस्या आ जाती है, हमें चुनाव करना पड़ता है किन वांट्स को पूरा करें, किन को छोड़ दें। तो इन्हीं दो कारणों से, ये दो वो रीजन हैं, ये दो वो कारण हैं, रिसोर्सेज का लिमिटेड होना, वांट्स का अनलिमिटेड होना, जिसके कारण से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है जहाँ पे यूनिट लेवल स्टडी की जाती है। जी हाँ, हमारा चैप्टर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। यहाँ पर हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं। जी हाँ, यूनिट लेवल पर स्टडी करते हैं, अर्थात एक फर्म की स्टडी करते हैं, एक व्यक्ति की स्टडी करते हैं, वो इसकी रिवेन्यू क्या है, फर्म की रिवेन्यू क्या है, प्राइस मैकेनिज्म इसमें तय होता है कि प्राइस सेलर और बायर से तय होती है। तो इस तरह से छोटी छोटी इकाइयों की, जब इकोनॉमी की छोटी छोटी इकाइयों की स्टडी करते हैं तो उस इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी अर्थव्यवस्था की स्टडी करते हैं, नेशनल लेवल की स्टडी करते हैं, राष्ट्र के लेवल पे स्टडी करते हैं। वहाँ बड़ी बड़ी समस्याएं ली जाती है राष्ट्र की, जैसे कि बेरोजगारी की समस्या, जैसे कि गरीबी की समस्या, देश की समस्त मांग जिसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, देश की समस्त सप्लाई जिसे हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई,
नेशनल इनकम, इस तरह बहुत सारी समस्याएं हैं मैक्रो लेवल पर। जी हाँ, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या विदेशों से लेना है, क्या देना है, मतलब जब राष्ट्र के लेवल की समस्याएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का हम स्टडी करने लगते हैं तो वो हो जाती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जिसमें हमें किसी समस्या के बारे में पता चलता है कि एक्चुअल में वो समस्या क्या है, वो समस्या किसी एक समस्या में कि समस्या क्या थी, समस्या क्या है, या समस्या क्या होगी फ्यूचर में। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जिसमें हमें किसी एक्चुअल या रियल जीवन से जुड़ी हुई वास्तविक समस्या का पता चलता है। 1961 में गरीबी कितनी थी, गरीबी क्या थी, क्या उसकी परसेंटेज थी, क्या आज गरीबी की परसेंटेज है और क्या फ्यूचर में गरीबी की परसेंटेज होगी अगर कोई इफेक्टिव मेजर नहीं लिए गए। तो जो वास्तविक समस्या से जोड़ती है उसको कहते हैं हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो समस्याओं के, जिंदगी की समस्याओं को वास्तविक रूप में इंसान के सामने रख देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो मेरे बच्चों नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो किसी समस्या का हल प्रदान कर देती है। आप ओबीजी इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव भी बता रहे हो, आप इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव भी बता रहे हो। जी हाँ, जो कोई सब्जेक्ट, जो कोई विषय किसी एक जगह पर समस्या को बताए वो तो पॉजिटिव हो गया। समस्या का हल ढूंढ के दे दे वो इंसान की हो जाती है, वो उस सब्जेक्ट की हो जाती है नॉर्मेटिव स्टेट। जी हाँ, इसका संबंध जो पिछली समस्या थी इसका संबंध था व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट विल बी द प्रॉब्लम। इसका जो अंश होता है इसमें होता है व्हाट आउट टू बी द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। किसी एक समस्या का हल क्या है, किसी गरीबी को दूर करने के उपाय कौन से हैं, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय कौन से हैं, राष्ट्रीय इनकम को बढ़ाने के उपाय कौन से हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है किसी चीज़ का आदर्श हल जो प्रस्तुत कर देते हैं वो सब्जेक्ट नॉर्मेटिव सब्जेक्ट कहलाते हैं। अर्थात इकोनॉमिक्स क्योंकि वह समस्या के बारे में वास्तविक बताती है इसलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, लेकिन यहाँ हल भी बताती है किसी समस्या का हल क्या होगा, इसीलिए ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाती है। मेरे बच्चों दो क्वेश्चन रह गए, गिव द टू एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्योंकि मैंने कहा कि यूनिट लेवल पे स्टडी होती है, फर्म के लेवल पे स्टडी होती है, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी होती है। इसके दो एग्जांपल बनते हैं, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। एक व्यक्ति की डिमांड, एक व्यक्ति क्या डिमांड करता है अपनी इनकम पर, ठीक है, और किसी वस्तु के प्राइस पर क्या डिमांड करता है, एक व्यक्ति की डिमांड और एक फर्म की सप्लाई, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल जो है मैं आपको देता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। अब गिव टू एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पॉवर्टी की प्रॉब्लम ले सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ले सकते हैं, इनकम आउटपुट थ्योरी जिसे हम केंजियन थ्योरी के नाम से जाते हैं उनकी प्रॉब्लम ले सकते हैं, बीओपी की प्रॉब्लम ले सकते हैं क्योंकि बीओपी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। इस तरह से बड़ी बड़ी समस्या जो राष्ट्र के लेवल की समस्या है उनके बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ ये भी कह सकते हैं समस्त देश की डिमांड यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी इसके अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरा लेक्चर आज यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।